रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसका तीसरा भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से आप देखेंगे तो ये पहला ही असत्य है कि एसकेधर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। तो ये गलत है, भाषाई आधार पर नहीं दी थी। इसमें एसकेधर की अध्यक्षता में जून 1948 में जो भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, तो उसमें क्या कहा गया कि भारत में भाषाई आधार नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी जाएगी, ऐसी बात कही गई। और दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जेवीपी समिति जो मिली थी, तो एक मिलाकर एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। तो एक थी एसकेधर, ये दूसरी समिति है। और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने भी भाषाई आधार पर जो मांग थी उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर तीसरी समिति बनी, कौन सी? दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता, याद रखिएगा। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे? एक तो फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। इन्होंने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं तो ये भी आपको याद होना चाहिए। भाषाई आधार पर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। हजारों बार ये प्रश्न बना है कि पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को लेकर मद्रास में एक लंबा आंदोलन चला और 56 दिन की भूख हड़ताल किया कांग्रेसी नेता, कौन नेता थे? कांग्रेसी नेता पोट्टी सी रामलू, इनका निधन हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला प्रश्न इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, तो ये सही है। अब भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लीजिए। तो पहली चीज, भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो संविधान है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है और हमारा देश विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है, जबकि अमेरिका अविभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है। अब भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। अब भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य होगा। तो इसमें से यही असत्य है कि पहली चीज़ तो नए राज्यों का जो निर्माण है वो संसद के में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक नहीं पेश किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। और संसद संविधान के 2-3 जो अनुच्छेद हैं उसमें प्रावधान में बदले के लिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। और भारत के किसी देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक है। तो इसमें से यही सी गलत है।
सी गलत है, क्योंकि जब 1 और 4 में कोई संशोधन नहीं करता है तो अनुच्छेद 368 के तहत ये नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत एवं सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत पारित हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण संबंधी जो विधेयक है, संसद के किसी भी सदन में पहुंचने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। ये लाइन भी बहुत बनी है पेपर में कि राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है कि नहीं, तो है। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है जिस राज्य के नाम, क्षेत्र एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समय सीमा निश्चित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग सौंपता है या किसी दूसरे देश की सीमा में परिवर्तन करता है या किसी राज्य की सीमा में समाप्त करती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन आवश्यक है। जैसा कि 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत भारत ने अपना क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था और 100वां संविधान संशोधन सन 2015 के तहत बांग्लादेश को सौंपा गया था, भारत ने सौंपा था। भारत एवं अन्य देश के सीमा संबंधी निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यह कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है, ऐसा कहा गया है। अब आपको इसमें से क्रम लगाना है, इसमें से देख लीजिए और हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसमें से आपको ये याद होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था, बम्बई पुनर्गठन के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ, नागालैंड 1963 में गठन हुआ, हरियाणा 1966 में, पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य का गठन हुआ है, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर 1972 में, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 1974 में संबद्ध राज्य, 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा ये कब हुआ? 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये सब किसमें हुए हैं? 2000 में। तेलंगाना 2 जून सन 2014 और प्रेजेंट टाइम में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें से आपको भी क्रम लगाना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये सब अभी हम देख ही चुके हैं कि छत्तीसगढ़ 26वां 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, 27वां, 28वां, झारखंड 15 नवंबर, 1, 9, 15 याद कर लीजिए। तेलंगाना 2 जून सन 2014, गुजरात 15वां राज्य बना, नागालैंड 16वां 1963 में भी हम देखिए, हरियाणा 17वां, हिमाचल प्रदेश 18 नंबर, मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21, सिक्किम 22, मिजोरम 23, अरुणाचल प्रदेश 24, गोवा 25वां। इसमें से ये बताना है कि दादर एवं नागर हवेली फ्रांसीसियों का शासन था, तो इसमें से सही है पुदुचेरी पुर्तगाल का नहीं था, और पुदुचेरी 3 राज्यों से घिरा है, तो इसमें से सी सही होगा, पुदुचेरी 3 राज्यों से घिरा है, तो यही इसमें से सही होगा। और कि कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य भी पूछ लेता है। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में यमन और केरल में माहे। दादर नागर हवेली फ्रांसीसियों के अधीन था। और 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत संघ शासित प्रदेश में इन्हें परिवर्तित किया गया। पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था, ना कि पुर्तगाल के। ये कब हुआ? 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश घोषित हुआ। गोवा, दमन एवं दीव में पुर्तगालियों का शासन था। इसे 1961 में पुलिस कार्यवाही के दौरान इन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया और 12वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1962 के द्वारा संघ शासित
प्रदेश में इसे परिवर्तित किया गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दमन एवं दीव को गोवा से अलग कर दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न ये है कि अंडमान निकोबार किस भाग में आप रखेंगे, तो भाग घ में रखेंगे। भाग घ में केवल यही है, अंडमान और निकोबार। और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग क ख के राज्यों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और ग को भी समाप्त कर दिया गया है। और भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो एकल संविधान है, सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, उसमें मैक्सिमम वकील ही थे, सही है। और इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों का भी स्थान था, तो ऐसा नहीं है। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है, तो ये भी सही है, तो सी गलत है। इसमें से ये है कि भारत विस्तृत होने के पीछे कारण क्या है भारत का संविधान, कि भारत का विस्तार और इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भी इसके अधिक विस्तृत होने का कारण है। और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, तो जिसको कानून का ज्ञान होगा तो वो अपना ज्ञान ज़्यादा दिखाएगा ही। तो इसीलिए भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, ये आपको जानने को मिला। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो भारत की शासन प्रणाली संसदीय अध्यक्ष ही जो है शासन प्रणाली है, समन्वय है, तो ये गलत है। अध्यक्ष ही शासन प्रणाली का आधारभूत संविधान की कठोरता, ये भी गलत है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, तो ये सही है। भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, जैसा कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो हम कहाँ देख रहे थे, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी। और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और उसको व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व इनका होता है। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली अमेरिका में है, तो इसमें आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना होता है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का अधिकार एवं क्षेत्र अलग अलग होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, तो इसमें से ये सही है। गणतंत्रात्मक शासन में राज्य का वंशानुगत नहीं होता, तो ये भी सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त कोई नहीं होगा। और इसमें यही है कि ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया, वहाँ का सम्राट जो होता है उसी का चयन वंशानुगत श्रेणी में होता है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। अब भारत में जो राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है और चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत एवं अमेरिका में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये जनता है। हम भारत के लोग शुरू होता है ना, इसीलिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है।
तो इसमें से ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही है। संवैधानिक शासन क्या होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें ज़्यादा मायने रखती है, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाया जाता है, न कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता मेन है। ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। संविधानवाद का उदय कहाँ हुआ? ब्रिटेन और अमेरिका में। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में, इसको अभी हमने देखा सही है। असंसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है, तो ये भी सही है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति का प्रयोग नहीं बल्कि संघात्मक प्रणाली के तहत सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। सत्ता का एकीकरण है कहाँ? तो ब्रिटेन में है। भारत का संविधान कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग, अर्थात सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता है, अर्थात राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है जनता है। भारत में संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया है, क्योंकि गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब भारतीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र के साथ गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार है। भारत में ऐसी व्यवस्था है कि हम चुनाव के जरिए हम सरकार को बदलने की हमारे अंदर शक्ति है, हमको संविधान ने शक्ति दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगे कि हाँ ये यूजफुल सीरीज है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।